प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में प्रगति मैदान के भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का किया शुभारंभ। पीएमश्री योजना के तहत स्कूलों के लिए धनराशि की पहली किश्त की जारी। कहा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने पारंपरिक ज्ञान प्रणाली से लेकर भविष्य की तकनीक तक को संतुलित तरीके से दिया है महत्व। मणिपुर के वायरल वीडियो मामले में सीबीआई ने प्राथमिकी की दर्ज। पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार उठा रही है कदम। राज्य की राज्यपाल अनसुईया उइके ने चुराचांदपुर में राहत शिविर का किया दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे पर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हाउस का भी किया दौरा। देश के कई राज्यों में बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र और ओडिशा में अगले 3 दिन तक अत्यधिक वर्षा का जताया अनुमान। दिल्ली में हो रही है बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट। और ब्रिजटाउन में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच होगा दूसरा वनडे मुकाबला। सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। वहीं वेस्टइंडीज की सीरीज में बराबरी करने की होगी कोशिश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। यह समागम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तीसरी वर्षगांठ के मौके पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पीएमश्री योजना के तहत धनराशि की पहली किश्त जारी की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित पुस्तकों का भी विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का संदेश छिपा है। पीएम ने शिक्षा के लिए संवाद को जरूरी बताया। विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है। शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है। और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों से लेकर भविष्य की तकनीक तक को समान महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है।
10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। अब शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में भी दी जानी है, इसलिए ये पुस्तकें 22 भारतीय भाषाओं में होगी। साथियों, युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगह उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मातृभाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवा टैलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने शिक्षा समागम में प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। अखिल भारतीय शिक्षा संगम के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी छोटे बच्चों की कक्षा में गए, जहां उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ संवाद किया। बच्चों का अपने प्रिय नेता के प्रति लगाव देखते ही बना। उन्होंने उनके साथ फोटो भी खिंचाने को कहा, जिसे उन्होंने पूरा भी किया। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम? क्या कर रहे थे यहाँ? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मोदी जी को जानते हो तुम लोग? मैंने आपकी वीडियो टीवी में देखी है। कहाँ देखा था? मैंने भी टीवी में? क्या करता था मैं टीवी में? मैंने आपका फोटो देखा था। क्या क्या देखा था टीवी में? क्या नाम तेरा? यहाँ क्या खेलते हो तुम लोग? दिखाओ मुझे क्या करता हो, दिखाओ चलो। कौन सा कलर लिया तूने? ये कलर कौन सा है? अच्छा, क्या करेंगे? मोदी जी हम भी पेंटिंग कर रहे हैं। हाँ, अच्छा। मोदी जी आप हमारे साथ फोटो? अच्छा। खेल खेल में विज्ञान कैसे करामाती बन सकता है, यही बताती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और अगर ऐसे में प्रधानमंत्री से साक्षात मिलने का मौका मिले तो कहना ही क्या। जी हां, हम बात कर रहे हैं छठी कक्षा के मुकुंद की, जिसे आज पीएम मोदी से मिलकर अपनी बात रखने का मौका मिला। हमारे संवाददाता विशाल बेस्टो से मुकुंद ने उनकी खुशी के पल बांटे। मेरे साथ छठी क्लास का मुकुंद है और उसने प्रधानमंत्री से बात की है। मुकुंद हमारा बडिंग साइंटिस्ट है और मुकुंद के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। मुकुंद, क्या है ये? ये एक 3-in-1 खिलौना है, साधारण सा खिलौना। ये EVA शीट, 2 स्ट्रॉ के पीसेस और एक क्या कहते हैं कबाब स्टिक से बना है। तो इनको जब ऐसे डालते हैं तो ये 3 चीज़ें कर सकता है। एक तो ऐसे स्प्रिंकलर बन सकता है, फिर ऐसे फुहारा बना सकता है, ऐसे स्प्रेयर, और फिर ऐसे करेंगे तो सीटी बजा सकता है। इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको कि आपको ये बनाना है? ये मतलब मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये हमारे लैब ने CCL ने बनाया है। बहुत अच्छा खिलौना है। तो ये IIT गांधीनगर की CCL लैब ने पूरा। अच्छा, बताया प्रधानमंत्री से मिलकर आपको कैसा लगा? क्या बोला उन्होंने? काफ़ी देर तक बात कर रहे थे आप? उन्होंने मैंने ये सारे खिलौने समझाए और उन्होंने कहा अच्छा है, क्रिएटिव है, ये पूरा लैब मस्त है। अच्छा, ये आपने कुछ कैमरा भी दिखाया था प्रधानमंत्री को, ये दिखाइए हमें कैमरा। इसमें एक लेंस है और एक स्क्रीन है
तो जब इसके अंदर से देखते हैं तो अभी ब्लरी दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे आप पीछे खींचते हैं जैसे जैसे लेंस और स्क्रीन का वो डिस्टेंस बढ़ता है तो आप वो देख सकते हैं जो हाँ अभी कुछ साफ दिखाई दे रहा है। इन्वर्टेड आएगा क्योंकि वो कॉन्वेक्स लेंस है, उल्टा दिखेगा। अच्छा, क्या बनना चाहते हो आप? एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो, ठीक है। पहली बार मिले आप प्रधानमंत्री से, तो किस तरह की फीलिंग थी? आपको लग रहा था कि अरे आज प्राइम मिनिस्टर से मिलूंगा, आप फ्रेंड्स को जाके बताऊंगा कि पीएम से मिलकर आ रहे हो? हाँ, मतलब थोड़ा बहुत तो बताऊंगा, और थोड़ा बहुत या नर्वस था उससे पहले। छोटा सा मुकुंद है, इसके पास ज़्यादा लफ्ज़ नहीं है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन जाहिर सी बात है ये इस छोटे एस्ट्रोनॉट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो यूथ आइकॉन है वो हमेशा ही बच्चों को इंस्पायर करते हैं। लेकिन मुकुंद अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो छोटे से क्लास से लेकर आगे तक स्टार्टअप्स तक जिन्होंने अपने टैलेंट को यहाँ शोकेस किया है, और यही दिखाता है न्यू इंडिया। कैमरामैन प्रमोद देगी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित किया। भारत मंडपम में इस मौके पर मौजूद शिक्षक और छात्रों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना की। आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का जो भाषण था वो बहुत ही दूरदर्शिता को लेकर था। उन्होंने शिक्षा जगत में एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन की बात की। इसके साथ ही साथ 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश की बात की उन्होंने, और इस दिशा में लगातार उनके जो प्रयास हैं शिक्षा के माध्यम से NEP 2020 का बहुत बड़ा योगदान है सर्वांगीण विकास के लिए, छात्रों के लिए। साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजीज़, इनोवेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए उन्होंने बहुत ही सही दिशा में मार्गदर्शित किया। विभिन्न भाषाओं के, भारतीय अलग अलग भाषाओं में जो शिक्षा में परिवर्तन की उन्होंने बात की वो निश्चित रूप से बहुत ही काबिले तारीफ है। आज प्रधानमंत्री जी के स्पीच में मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस में बुक का लोकार्पण किया, जिससे हमारी जो कल्चरल लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उन्हें प्रेफरेंस मिलेगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं इंडिया में एक आइडियोलॉजी क्रिएट हो गई थी ब्रिटिशर्स के आने के बाद, जिससे इंग्लिश लैंग्वेज का डोमिनेंस क्रिएट हो गया था। एंड जिन बच्चों को वो लैंग्वेज नहीं आती थी, उनके अंदर टैलेंट था बट उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी, उसके बेसिस पे वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। सो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब लोकल लैंग्वेजेस को भी प्रेफरेंस मिल रही है। ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। आज का यह कार्यक्रम अपने आप में एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम है और ये बताता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्यों एक क्रांतिकारी दस्तावेज है, और परिणाम बहुत जल्दी ही दिखाई देने लगे और इसके और भी कॉन्क्रीट परिणाम आने वाले समय में दिखाई देंगे। बहुत बड़ी बात थी कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने 100 पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में विमोचन किया है। इन 100 पुस्तकों में से गुरु घासीदास विश्वविद्यालय अकेले 38 पुस्तकों का कंट्रीब्यूशन किया है। शिक्षक होने के नाते मैं ये देख रहा हूँ कि बच्चों में सीखने की जो प्रवृत्ति है, ये जो शिक्षा नीति आई है इससे बहुत बढ़ा है, और जो इंजॉयबल लर्निंग कर रहे हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो विजन रखा है देश को ले जाने का, विश्व गुरु बनाने का, इसका बहुत प्रमाण मिल रहा है। विश्व के कई सारे यूनिवर्सिटीज़, विश्व के बहुत सारे जो देश, हमारे देश की यूनिवर्सिटी को वहाँ बुलाने की बात कर रहे हैं कि हाँ आप आके अपने इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करिए, और दूसरे देशों के भी अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में आ रहे हैं। और बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं मणिपुर में शांति बहाली के लिए किए जा रहे प्रयासों से जुड़ी खबरों पर। अशांत चल रहे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में शांति बहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच सीबीआई ने मणिपुर वायरल वीडियो मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिससे मामले की निष्पक्ष जांच हो सके। इससे पहले केंद्र सरकार ने मणिपुर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। हलफनामे में कहा गया था कि सरकार अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए पीड़ितों को तेजी से न्याय दिलाने के लिए हर एक मामले को फास्ट ट्रैक में निपटारा कराने का निर्देश राज्य सरकार को पहले ही दे चुकी है। और इस बीच मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने चोराचांदपुर में राहत केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि राज्य में शांति कब बहाल होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वे लगातार
कोशिश कर रही हैं कि शांति बहाल करने के लिए दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे से बात करें। उन्होंने कहा कि सरकार उन लोगों को मुआवजा देगी जिन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया है और संपत्ति का नुकसान हुआ है। सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा जिन लोगों के आवास, जो भी कुछ उनकी प्रॉपर्टी लॉस हुई है, उन तमाम सारी चीजों के लिए आपको कंपनसेशन भी दिया जाएगा। आगे फ्यूचर में आपको घर और जिन फैमिली के मेंबरों के साथ ट्रेजेडी हुई है उन लोगों को भी कंपनसेशन दिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन यानी INDIA के घटक दलों के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल आज मणिपुर पहुंचा। मणिपुर में विपक्षी दलों के INDIA गठबंधन के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल में चुराचांदपुर जिले में भी एक राहत शिविर का दौरा किया। वहीं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्ष के गठबंधन इंडिया के मणिपुर दौरे की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह लोगों मणिपुर के लोगों के लिए हित के लिए नहीं बल्कि पर्यटन पर निकले हैं। मणिपुर हमारी इंडिया का गौरवान्वित जगह है। जो समस्याएं हैं मणिपुर की, उन समस्याओं को समझने के लिए जो दिल चाहिए, जिसके तहत अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी ने वहाँ 3 दिन प्रवास किया और तब किया जब ये समस्या इस बार वाली वहाँ आई थी। तब तो ये लोग नहीं गए, तब तो यूपीए वहाँ नहीं दिखा। आज जब वहाँ सुख शांति बहाल हो रही है, जब जिनके बीच संघर्ष हुआ था वो लोग भी बातचीत के द्वारा और सब कुछ वहाँ पे शांति की तरफ अग्रसर है, तब जाना और जाने से वहाँ की बातें जानने से ज़्यादा फ़ोटो चमकाना। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पे जाके फ़ोटो डाल रहे हैं, एयरपोर्ट जाते हुए फ़ोटो डाल रहे हैं, तो क्या आप सियासी पर्यटन पे हैं? सियासी पर्यटन की यहाँ बात कर रहे थे मनोज तिवारी। वहीं मणिपुर के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए इम्फाल में एक विशाल शांति रैली आयोजित की गई। रैली का आयोजन मणिपुर के एकीकरण पर समन्वय समिति द्वारा किया गया, जो राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए कई घाटी आधारित नागरिक समाज संगठनों के लिए एक संस्था है। और इस विषय पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं SP वेद जी, आप पूर्व DGP हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार R राजगोपाला जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत DD न्यूज़ पर। सबसे पहले यहाँ SP वेद साहब आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरीके से इस पूरे मामले में अब CBI की तरफ से भी FIR दर्ज की जा चुकी है और अब हम कह सकते हैं कि कोशिश लगातार की जा रही है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इसी प्रयास में है कि कैसे शांति व्यवस्था जो है वो बहाल हो सकती है। जी मुकुल जी नमस्कार, आपको भी और सभी दर्शकों को। देखिए ऐसा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो की जा रही हैं। वहाँ केंद्रीय सुरक्षा बलों को लगाया गया है, असम राइफल्स को लगाया है, भारतीय फौज को लगाया है, भारत के ऑनरेबल होम मिनिस्टर वहाँ 3 दिन दौरा करके आए और हर लेवल पे कोशिशें की जा रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी वहाँ हालात को बेहतर किया जाए। लेकिन आप ये जरूर आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि भारत एक बड़ी शक्ति बनने की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारी इंटरनेशनल ताकतें हैं जो भारत को एक अच्छा बड़ा ताकत बनने से रोकना चाहती हैं और इसमें उनका वो NGOs हैं, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं। इन्वेस्टिगेशन उस पर भी होनी चाहिए। मुझे खुशी है कि CBI ने इसका FIR दर्ज कर दिया और थोड़ा देर जरूर लगी, लेकिन इसको इमीडिएटली FIR लगाना चाहिए था। और ये हमारी बच्चियां हैं
चाहे वो कुकी समुदाय से ताल्लुक रखें, मैती से रखें, नागा से रखें, सभी भारत की बच्चियां हैं और किसी के साथ भी दुर्व्यवहार होना हम सब के लिए शर्मनाक बात है। और मैं समझता हूं सीबीआई एक बहुत मानी हुई एजेंसी है और इसमें बहुत जल्दी वो इसका निकाल लेंगे कि इसके बीच कौन इसमें इन्वॉल्व था और इसने ये ऐसा किया, ये शर्मसार करने वाला भारत को ये वाकया पूरी दुनिया में। लेकिन मेरा यहाँ ये भी कहना है कि हमें जल्दी से जल्दी इस वायलेंस को कंट्रोल करना चाहिए। जिन लोगों का नुकसान हुआ है, बहुत सारों के घर जलाए गए, मैंने सुना बहुत सारे मंदिर और गिरजाघर भी जलाए गए, तो इन सब को प्रॉपर कंपेंसेशन मिलनी चाहिए। जो लोग जख्मी हुए उनका अच्छा इलाज होना चाहिए और सीबीआई, मुझे पूरा विश्वास है, इसकी जड़ तक जाएगी किस तरह से ये हुआ और क्यों हो रहा है। और वहाँ सरकार, जो राज्य सरकार भी है, उस पर शुरू में कुछ सवाल जरूर उठे, लेकिन केंद्र की इंटरवेंशन के बाद मैं समझता हूं अभी दोनों सरकारें मिलकर उसको पूरी कोशिशें कर रहे हैं ताकि हालात को काबू में लाया जाए। लेकिन जो फॉरेन एजेंसीज हैं, वो फॉरेन ताकतें हैं, उनको भी उनका पर्दाफाश होना चाहिए ताकि हमारे देशवासियों को पता चले कि कौन इसके पीछे, सोरोस जैसे लोग हैं या हमारा नेबरिंग कंट्री चाइना और म्यांमार के कुछ ग्रुप हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। उन सब को भी नंगा करना चाहिए जो इस वायलेंस के पीछे। जी बिल्कुल। आर राजगोपालन जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, जिस तरीके से अभी हैं एसपी साहब ने कहा कि कहीं ना कहीं कुछ जो बाहरी ताकतें हैं उनकी कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो हमें सामने नज़र आती है, उसको हम जुटला नहीं सकते, लेकिन ऐसे में और किस तरीके से प्रयास जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर यही प्रयास कर रही हैं कि कैसे जो शांति व्यवस्था है वो हम कायम कर सकते हैं। पिछले दिनों जिस तरह की हिंसा यहाँ देखने को मिली थी, ऐसे में आपका क्या मानना, क्या वाकई जो विदेशी ताकतें हैं उनका प्रभाव हम यहाँ मान सकते हैं? बिल्कुल, विदेश ताकत का ये परिपूर्ण सपोर्ट है। उसके अलावा G20 इंडिया में सक्सेसफुल हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये प्रयास है। उसके लिए इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज भी उससे शामिल हो गए, ये तो विचित्र बात है। जैसे वैद साहब ने विस्तार से जो सरकार के रूप में उन्होंने विस्तार से एक्सप्लेन किया था दर्शकों का, लेकिन मैं ये राजनीतिक प्रेरित है, उसको ऊपर मैं जोर दबाना चाहता हूँ। ये देखिए, राजस्थान में इतना हो रहा है, रेड डायरी हो रहा है, राजस्थान में बलात्कार हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, तमिलनाडु में कल फायरिंग हुआ है, नईवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के ऊपर डीएमके सरकार पुलिस ने फायरिंग किया, कम से कम अनबुमनी रामदास सिटिंग एमपी का गिरफ्तार किया है। ये लोग नहीं सोचते हैं, ये लोग फोटो अपॉर्चुनिटी को उधर नहीं जाते, ये 21 लोग 20 लोग I.N.D.I जो भी बोलते हैं इंडिया। लेकिन मुझे लगता है अमित शाह साहब ने 3 दिन उधर वेट किया। सेकेंड थिंग, इंटरनेट रिलैक्सेशन कर दिया है, 144 को भी रिलैक्सेशन कर रहे हैं, अफसर को भी रिलैक्सेशन कर रहे हैं। ये एनीथिंग वेस्ट बंगाल में 50 लोग मर गया था, उसमें कम से कम 25-30 कांग्रेस लोग, बीजेपी लोग, सीपीएम लोग भी मर गया पंचायत चुनाव में, उधर भी बलात्कार हो रहे हैं। ये कैसे अधीर रंजन चौधरी एंड सीपीएम इकट्ठा हो गया इधर, उनकी मतभेद है, लेकिन दिखा रहे ड्रामा। ये बिल्कुल अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज दिखा रहे हैं, ये फोटो अपॉर्चुनिटी है। जो मनोज तिवारी साहब ने विस्तार से बोला वो बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ टूरिज्म है, ये जो लाश के ऊपर ये टूरिज्म करते हैं, जैसे कांग्रेस का करते थे, अभी इंडिया करने लगे I.N.D.A का। प्लस मेरा एक ही सवाल है कांग्रेस दर्शकों का, जो कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी से, कम्युनिस्ट से, तृणमूल से वेस्ट बंगाल को ऊपर क्यों डिस्कस नहीं कर रहे, राजस्थान को ऊपर क्यों नहीं डिस्कस कर रहे? तमिलनाडु में कल पुलिस फायरिंग हो गया, कम से कम 50 पुलिसमैन जो खतरनाक सिचुएशन में, क्रिटिकल सिचुएशन में है, उसको ऊपर क्यों? यानी इस तरह की मंशा अपने राज्यों में भी दिखानी चाहिए थी जहां से ये सांसद आते हैं, पश्चिम बंगाल का जैसे आपने जिक्र किया। सिर्फ नरेंद्र मोदी को हटाओ, नरेंद्र मोदी के ऊपर काली गोश्त कीचड़ फेंक दो, लेकिन ये सुरक्षित है। G20 सक्सेसफुल हो रहे, उसको रोकना है। बार बार जैसे वैद साहब ने जॉर्ज सोरेस को नाम लिया है, तो उसको फंडिंग में रीजनल पार्टीज को फंडिंग मिलता है, वो क्यों सीबीआई नहीं करते हैं? सीबीआई इंक्वायरी उसको ऊपर भी डालना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल के पास इतना किताब, बड़ा बड़ा किताब है,
वो लोग क्यों इसको पब्लिक नहीं करते हैं? जैसे अमित शाह साहब ने जाकर के विदेश ताकत इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो दो ट्राइबल्स को ऊपर झगड़ा बना करके, ये ऐसे पीछे बर्मा से, म्यांमार से आ रहे हैं, बाहर विदेश से भी आ रहे हैं। सो देयरफॉर ये राजनीतिक प्रेरित है। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला में इतना भी गोलीबारी होते उसको बारे में नहीं है, बलात्कार होते उसको ये डेलीगेशन नहीं जा रहा। स्पेशली कल परसों मुकुल शर्मा जी कल परसों नो कॉन्फिडेंस मोशन को ऊपर करने वाले हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट फाइल कर दिया, उसको लेकर के ये बोरी बिस्तर बांध करके ये 20 लोग निकल गए। ये सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है। वापस आकर के क्या बोलेगा? गवर्नर मैडम ने तो, गवर्नर साहिबा तो बोलने लग गई अभी थोड़ी देर पहले पैकेज में आप दिखाए थे। सो देयरफॉर मेरा एक ही सिचुएशन है, वे हिसाब से भी मैं दूर जाकर के राजनीतिक प्रेरित है। कांग्रेस इसको पीछे है। कांग्रेस में राजस्थान सरकार में रेड डायरी के ऊपर बोल रहे हैं, उधर भी बलात्कार हो गया, उधर भी 2 लड़की मर गई है, वेस्ट बंगाल में 50 लोग मर गया है, तमिलनाडु में पुलिस वाला बिल्कुल, यानी उन राज्यों में अपने ही जो राज्य है वहां पर उसका ध्यान नहीं है। देखिए मोदी के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। ये सिर्फ ओनली मोदी, अमित शाह मोदी, ये क्या मोदी क्या होते हैं उसको? एसपी जी, आप इस बात से सहमत है? क्योंकि ना सिर्फ जो बाहरी ताकतें हैं, G20 का यहाँ उदाहरण दिया अभी वरिष्ठ पत्रकार ने, लेकिन उसके साथ साथ हमारा देश जिस तरीके से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है, तो कोशिश क्या यही की जा रही है कि जितनी अड़चने और जिस तरीके से हम डाल सकते हैं उन्हें, और उसमें दुर्भाग्य ये है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी गठबंधन है वो सियासत से बाज नहीं आ रहा। मुकुल जी, जैसे राजगोपालन साहब कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में सब पार्टियों को मिलकर देश की खिलाफ जो ताकतें हैं उनके खिलाफ इनको खड़ा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आप बहुत दुर्भाग्य है इस कंट्री का कि हमारे नेता जो आज ये सारा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो सोरोस के आदमियों के साथ देखे जाते हैं। वो किस तरह से फंडिंग हो रही है और देश को तोड़ने के लिए हो रही है। आपके केरला में क्या क्या हुआ, आपके तमिलनाडु में क्या क्या हुआ, राजस्थान में कितने बलात्कार हुए, आपके वेस्ट बंगाल में पोल्स अभी पंचायत इलेक्शन हुई, कितनी वायलेंस हुई, उस पे तो मुद्दा नहीं बनता है, उस पे तो हल्ला गुल्ला नहीं होता है। और ऐसा है, मेरा ये कहना है कि हम भारत, सभी भारतीयों के लिए मेतीस पर कितना, उनकी बेटियों पर कितना अत्याचार हुआ, वो भी पहलू देखना चाहिए। तो सिर्फ एक साइडेड नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सब ये बच्चियां हमारी हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, और भारत के लिए शर्मनाक वाकया है अगर ऐसा हो। हम कहीं भी किसी भी स्टेट में ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा ये सभी पार्टियों से अपील होगी कि औरतों को वेपनाइज ना करें। औरतें ये हमारी बहनें, बच्चियां हैं, इनको, आपको याद होगा हमारी संस्कृति है, आज से 5000 साल पहले महाभारत हुआ। आपको मालूम है द्रौपदी जी के साथ जब गलत उनके कपड़े खींचे गए, उस पर एक महाभारत जंग हुई। तो भारत का वो इतिहास है। तो आप बच्चियों को एक वेपनाइज मत बनाइए। जरूरी यही कि जो महिला सुरक्षा है उसको और पुख्ता किया जाए और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो दोबारा हमारे सामने ना आए। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार मणिपुर में शांति व्यवस्था कैसे बहाल की जा सकती है, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं हर एक स्तर पर। केंद्र सरकार लगातार निगरानी रखे हुए है किस तरीके से जो स्थिति है वो चलेगी। लेकिन कुछ और सवाल हैं जो हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे मैं लेना चाहूँगा। यहाँ आर राजगोपालन जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं पूरे मसले को अगर देखा जाए, जब मानसून सत्र शुरू होने से पहले वो वीडियो आता है, उसके बाद सरकार खुद कहती है, पीएम खुद कहते हैं कि इस पूरे मामले में सख्ती और शक्ति दोनों से निपटा जाएगा, और सरकार चर्चा के लिए भी तैयार रहती है। लेकिन ना तो जो विपक्षी गठबंधन है वो सदन में बात सुनना चाहते हैं, चर्चा करना चाहते हैं, और अब स्थिति ये है कि वो मणिपुर का दौरा कर रहे हैं, लेकिन वहां भी कोशिश यही की जा रही है कि सियासत जो है वो ज्यादा दिखाई जा सके, जो तस्वीरें हैं वो ज्यादा नजर आ सके। जबकि हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं या दूसरे राज्यों की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां पे जब बीजेपी की तरफ से जो नेता पहुंचे थे तो उनको भी कई तरह की अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। लेकिन मणिपुर में जो भी हो रहे हैं ये राजनीतिक प्रेरित है। मैं दूसरा बार दोहराना चाहता हूं उसको, ये कांग्रेस का आशीर्वाद है, कांग्रेस का प्रसाद है नरेंद्र मोदी को ऊपर।
ये तो 70 साल से वो लोग हल्का नहीं निकल सकते हैं। ये कभी नहीं सुधरेगा कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि मुझे लगता है मुकुल जी, मैं पार्लियामेंट को कम से कम 40 साल से कवर करते आ रहा हूं। तो जो 3 दिन 4 दिन पार्लियामेंट को रोका था ये विपक्ष लोग ने, प्रधानमंत्री आ जाओ, प्रधानमंत्री आ जाओ। रूल में मैं 267 167 ये दोनों रूल मेरे पास पड़ा है, मैंने इसका अध्ययन किया है, मैंने पूरा 40 साल अनुभव से, उसमें एक लाइन भी नहीं है प्रधानमंत्री शुड कम देयर एंड स्टैंड इन द लोकसभा राज्यसभा टू रिप्लाई टू दी क्वेश्चंस फ्रॉम अपोजिशन। गृह मंत्री किसके लिए है, डिफेंस मिनिस्टर किसके लिए है, विदेश मंत्री किसके लिए है? सो वो लोग तो जवाब दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कांग्रेस तो फेल हो चुकी है कांग्रेस के ऊपर एक दबदबाव पहले थी, जो 400 सीट से 40 का गिर गया, एकदम ठप से गिर गया तो देयरफॉर कांग्रेस ने इसको भड़का रहे। सोरेश साहब को पैसा है, राहुल गांधी बार बार विदेश जाकर के उधर से पैसा लेकर के क्या करते भगवान जाने। इसके ऊपर भी एक सीबीआई इंक्वायरी करना, इंटेलिजेंस ब्यूरो रिसर्च एनालिसिस क्या कर रहा है। सरकार के पास सारा समाधान है, सारा चीज सरकार के ऊपर मौजूद है, ये उसको खुलासा नहीं कर रहे। क्योंकि राहुल गांधी का पद से निकला है, जो माफी नहीं मांगूंगा करके, उसको बदला ले रहे बाकी ना सिर्फ सियासत का जो पहलू बल्कि कानून व्यवस्था की बात की जाए एसपी वैद साहब, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से बिगड़ा हुआ है, बिल्कुल सीबीआई की तरफ से एसपी वैद साहब जो एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, और अभी तक इस मामले में हमने देखा था जो 7 मुख्य आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी भी की गई, और किस तरीके से अब जो कार्यवाही है शुरू होगी, क्योंकि अब जिस तरीके से मामला सीबीआई के पास है तो सीबीआई तो विचार करेगा, बिल्कुल एग्जामिनेशन करेगा, उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दिया है। लेकिन मेरी मेन मुद्दा ये है, राजस्थान में ये रेड डायरी है, राजस्थान में बलात्कार है, उसको ऊपर भी सीबीआई डालेंगे केंद्र सरकार, क्योंकि राजस्थान का अशोक गहलोत ने फेल हो चुका है, जो तमिलनाडु में मुंह का स्टालिन का फेल हो चुका है। कम से कम 40 पुलिस वाला उसको ऊपर सीबीआई डाल देगा क्या? कल जो नो कॉन्फिडेंस मोशन में रूलिंग पार्टी ये चीज उठाएगा, प्लस अपोजिशन पार्टी ये उठाएगा, कुल्लम कुल्ला बात से हो जाएगा। उससे फिर प्रधानमंत्री ने इन लोगों को सफाई दे देगा, इन लोगों को दोहरा देगा, एकदम देखते जाइएगा। कांग्रेस को जैसे भारत मणिमंडपम बात करने टाइम पर एकदम खींचा कंच टोका टोकी किया, इसी परसों मंडे से शुरू हो जाएगा पार्लियामेंट। ये 20 लोग गए ना जी, ये सीबीआई का ऑर्डर करने के बाद ये लोग तो अचानक मन पर आ गया। ये कैसे अलोक किया है अंदर मणिपुर को अंदर, जैसे सुनियोजित पहले हंगामा किया जाता है और उसके बाद ये स्थिति हमारे सामने आती है। एसपी वैद साहब, आपसे हम जानना चाह रहे थे, जैसे सीबीआई द्वारा जो एफआईआर इसमें दर्ज की गई है पूरे मामले में, आप आगे की कार्रवाई की अगर बात की जाए, किस तरीके से और जो कार्रवाई है वो की जाएगी? देखिए मुकुल जी, ऐसा है कि सीबीआई पहले इस एफआईआर उन्होंने लॉन्च कर दी है। अब जैसे ही इसको मोशन में स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वो इस केस फाइल को अपने पास एफआईआर को जो दर्ज हुई है इसको ट्रांसफर करवाएंगे और सारा रिकॉर्ड मंगवाएंगे, और साथ में उनकी जो तफ्तीश है वो शुरू होगी। उसमें आइडेंटिफाई किया जाएगा कि वो जो जुलूस था जिसमें ये 2 औरतों को नंगा दिखाया गया और उनके साथ बेहुरमती की गई, बाद में रेप किया गया, ये वीडियो में सब ने देखा। उसमें रेप का नहीं था, लेकिन जो नंगा उनको परेड किया गया, बस उनको जिस तरीके से किया गया था, उस पे उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उनके वहां जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो मेन लोग हैं, उनके खिलाफ प्रोसेस शुरू किया जाएगा और उनकी अरेस्ट आइडेंटिफाई करने के बाद की जाएगी, और उनके खिलाफ जो एविडेंस मिल सकती है वो इकट्ठी करके अदालत में इसको दर्ज किया जाएगा, ताकि उनको जो सब सख्त से सख्त सजा मिल सके। लेकिन जैसे राजा गोपाल जी कह रहे थे, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, ऐसा बंगाल में भी होना चाहिए। वो भी हमारी बहनें हैं, वो भी हमारी बच्चियां हैं, वो दर्जनों के हिसाब से उनके साथ बेहुरमती हुई, उनके रेप हुए। अब राजस्थान में वो हमारी बच्चियां नहीं है, वो भारत की बेटियां नहीं है क्या? तो चाहे वो तमिलनाडु हो, केरला, कोई भी रियासत, यानी पश्चिम बंगाल सरकार हो, राजस्थान सरकार हो, उन पर भी इस तरह के सवाल उठाए जाने चाहिए। लेकिन साथ में ये जो फंडिंग आ रही है
वो चाहे वो राहुल गांधी की पार्टी हो या दूसरी पार्टियां हो, उस पे भी मैं समझता हूँ सीबीआई की इंक्वायरी होना जरूरी है। और दूसरा, इनको एक ही चीज जोड़ती है, हेट फॉर मिस्टर मोदी, बिकॉज मिस्टर मोदी इज ट्रांसफॉर्मिंग दिस कंट्री। एंड जैसे उन्होंने, प्रधानमंत्री ने अभी 2-3 दिन पहले बोला कि मैं अगली टर्म में भारत को तीसरी महाशक्ति बनाऊंगा, तीसरी बिगेस्ट इकोनॉमी बनाऊंगा। तो वो अब इनके बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको वो एक चीज जोड़ती है, मोदी हेट, और उसके लिए इनको वरना सभी आप बारी बारी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, इसलिए इनका फैसला भी नहीं होता जी। और साथ ही एसपी वैद साहब, जो इस मामले की जांच को लेकर ये भी कहा गया केंद्र द्वारा कि इसकी जांच जो है दूसरे राज्य में की जाए, जो सुनवाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस तरह से जब परिस्थितियां बनी रहेंगी तो पूरी जांच जो है वो भी प्रभावित हो सकती है। जी, वो बिल्कुल सही है। पहले हालात को नॉर्मल करना जरूरी है, तभी आपको एविडेंस सामने आती है, तभी विटनेसेस आते हैं, तभी जो एविडेंस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कलेक्ट कर पाती है। तो इसलिए पहला फोकस हमारा इसी पे होना चाहिए कि हालात को बिल्कुल काबू में लाया जाए, और ऐसे घिनौने एक्ट नहीं होने चाहिए किसी भी तरफ से, चाहे वो कुकीज हो, मैतीज हो, नागाज हो, या किसी भी देश में, प्रदेश में नहीं होना चाहिए। ये सभी हमारे बच्चे हैं। तो इस पे वहाँ इन्वेस्टिगेशन वहां बैठकर ही करनी चाहिए, ताकि मौके पे जो विटनेस है उनको भी कॉन्फिडेंस आए, जो जिन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के सामने पेश होना है उनको भरोसा होना चाहिए, और सीबीआई वो भरोसा जरूर लोगों में इंस्टिल करती है। बिल्कुल, और प्राथमिकता यही कि जो शांति व्यवस्था है वो कैसे उसको हम बेहतर बना सकते हैं, और उसके लिए केंद्र और राज्य दोनों मिलकर यहाँ प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आप दोनों ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत आभार। तो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से मणिपुर मामला जो है उस पर शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। आज उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मठ के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि जिस पावन धरती पर रामकृष्ण परमहंस जैसे लोगों ने जन्म लिया, उसी धरती पर आज लोगों को हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ आज सत्ता के लिए ममता दीदी ने अपने कार्यकर्ताओं को राज्य में अराजकता फैलाने के लिए खुला छोड़ा हुआ है। बंगाल की धरती में जहां ऐसे महान संतों ने और स्वतंत्रता सेनानियों ने, बहुत बड़े नेताओं ने, विचारकों ने जन्म लिया, आज उसी धरती पर मानवता का कत्ल भी हो रहा है। बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम भी हो रहा है। सत्ता के चलते ममता दीदी के इशारों पर उनके ही पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कहीं हत्या में शामिल होते हैं, कहीं मारपीट में शामिल होते हैं, कहीं महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाने का काम यहाँ के लोग जैसे करते हैं। वो इस धरती को शर्मसार भी करें तो यहाँ की सरकार पूरी तरह से विफल, और यहाँ की कानून व्यवस्था तो पूरी तरह से चरमरा गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने, आपको बता दें, भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की सरकार का सच जनता के सामने आ गया है। साथ ही पश्चिम बंगाल की जनता ने भाजपा को अपना वोट देने का मन बना लिया है। तृणमूल पार्टी के निशान पर मोहर लगा देंगे, उसको उठाना चाहिए, नहीं उठाना चाहिए, हम उठाएंगे भी। ममता बनर्जी का चेहरा फिर साफ करेंगे कि पंचायती राज चुनाव में जितनी धांधली ममता जी ने की, उसके बावजूद भी बंगाल की जनता ने बता दिया, ममता जी आपके दिन पूरे हो चुके हैं, पहले से दुगनी सीटें भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की जनता ने दिला दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस चर्चा नहीं बल्कि चर्चा में बना रहना चाहती है, इसलिए वो जनता का पैसा बर्बाद करके सदन में हर रोज हंगामा कर रही है। कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के अन्य विपक्षी दल चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते, केवल चर्चा में बने रहना चाहते हैं, न्यूज में बने रहना चाहते हैं। उनके एमपी को चुना है कि पार्लियामेंट में जाकर जनता के हित के मुद्दे उठाओ, लेकिन वो तैयारी तो लेते हैं संसद की, अंदर नहीं जाते, सैर सपाटे पे निकल जाते हैं।
कांग्रेस के और बाकी सांसदों ने लिए जो पार्लियामेंट नहीं आए। ये देश की जनता का पैसा वॉकआउट करते, सदन में नहीं जाते, फिर भी दिहाड़ी लेते। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, क्यों घबराते सदन में चर्चा करने से? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर मेमोरीज नेवर डाई पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में किया गया। पूरा जीवन जिन्होंने पढ़ने और पढ़ाने में व्यतीत किया, उनकी अंतिम सांस भी मेघालय में विद्यार्थियों को पढ़ाते पढ़ाते गई। ये उनके कमिटमेंट की एक निशानी है। मैं आज एक महान राष्ट्रभक्त, महान वैज्ञानिक और पीपल्स प्रेसिडेंट श्री अब्दुल कलाम जी को हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वर में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत रामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इस दौरान अमित शाह ने रामेश्वरम में ही विवेकानंद स्मारक का दौरा भी किया। तो रामेश्वरम के दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। नड्डा राजस्थान भाजपा की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय पदाधिकारियों की नई सूची जारी की है, जिसमें बीजेपी ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को राष्ट्रीय टीम में शामिल किया है। वहीं आदिवासी महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने का काम किया गया है। भाजपा ने 5 महिलाओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है, जिनमें वसुंधरा राजे सिंधिया, सरोज पांडे, रेखा वर्मा, डी.के. अरुणा और लता सेंटी का नाम भी शामिल है। भाजपा ने कुल 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हैं। साथ ही 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 13 राष्ट्रीय सचिव के नाम का भी ऐलान किया है। इस नई सूची में कुछ नए और युवा चेहरों को भी शामिल किया गया है, तो रमन सिंह जैसे अनुभवी चेहरों को दोबारा लाकर एक संपूर्ण टीम बनाने की कोशिश की गई है। इस नई सूची में कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री संगठन और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री की भी घोषणा की गई है। कुल मिलाकर इस नई सूची में उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम यानी संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आयोजित भारत जापान फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और जापान मिलकर कई क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं, जिसमें पर्यावरण और आर्थिक सहयोग प्रमुख रहेंगे। Particularly Japan and India. In that, the Pacific Islands, which have severe challenges because of the climate, the rising of the sea waters, and also because they are so strategically located, also raise issues for the free movement of goods and passage on high seas. वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 सालों में हुए बदलावों ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है, जिसमें 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है। भारत लगातार जरूरी ढांचागत विकास के साथ ही मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। 9 years, we've seen reforms of that kind, which any investor would want
consistently being carried out by any government. Those steps have not just suo motu been taken, but also they have been after due consultations and periodic consultations and responding therefore. So the reforms are something which the investors are looking for, because it gives them real confidence that the policy will remain consistent, that the systems will open up, the economy will be a lot more investor friendly, and therefore I think this consistent approach to keeping the economy a lot more attractive. भारत का विश्वसनीय निवेशक होने के नाते उन्होंने जापानी निवेशकों से एआई, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और सेमीकंडक्टर निर्माण क्षेत्र जैसे अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करने की अपील की। I would think at this stage, having very clearly proven your investments are well served and the prospects of new areas, whether it is your hydrogen mission, whether it is AI, all of which have been identified as growth areas for India. Your semiconductor, also areas in the solar renewable energy. You have the frontier areas, the generative AI. There's just a lot of investment interest in India, and the Indian government is doing everything to facilitate it. नई दिल्ली में नीति आयोग ने एक वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडा पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन किया। आयोजन के दूसरे दिन नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कृषि के क्षेत्र में भारत में हुई प्रगति का जिक्र किया। आयोग के सदस्य ने साफ तौर पर कहा कि भारत चाहता है कि हर प्लेटफॉर्म पर कृषि क्षेत्र को उचित स्थान मिले। इंडिया चाहता है कि G20 के प्लेटफार्म को इस्तेमाल करके जो मल्टीलेटरल या ग्लोबल लेवल पे डिसीजन होने चाहिए उनके लिए अपना इनपुट दे। उसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज का इश्यूज है वो भी आ गया है, सस्टेनेबिलिटी के इश्यूज हैं वो आगे हैं, बायोडाइवर्सिटी का इशू है वो इशू जो है वो भी आगे हैं। और साथ में इंडिया जिस चीज़ को उठाना चाहिए वो ये है कि एग्रीकल्चर को सभी मल्टीलेटरल फोरम में एक ड्यू इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आर माधव ने कहा कि भारत विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। ग्लोबल साउथ जिसको कहते हैं वह वास्तव में विकासशील देशों की एक जमावट है। वो दुनिया का 80% आबादी को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया का 40% जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। पर इस जगत को दुनिया के मंचों पर वॉइस ही नहीं है। जो कुछ बड़े देश, जो विकसित देश है दुनिया के नॉर्थ के, ग्लोबल नॉर्थ के, उन्हीं का बोलबाला आज दुनिया के इंस्टीट्यूशंस में चलता है। इसलिए भारत इन जो विकासशील देश है जिसको ग्लोबल साउथ हम कहते हैं, उसमें अफ्रीकन यूनियन के देश है, उसमें हमारे आसिया के अनेक तमाम देश, आसियान के देश है, पैसिफिक के देश, आइलैंड नेशंस है, इन सब का आवाज़ भारत बनकर आज इन सब के मुद्दों को दुनिया के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। हथियारों से जंग जीती जा सकती है लेकिन दिल नहीं। दिल जीतने के लिए इमाम हुसैन के जैसा बलिदान दरकार होगा। इमाम हुसैन ने असत्य और अन्याय के खिलाफ लड़कर शांति, सत्य और न्याय की वो लकीर खींची जिसे आज तक कोई नहीं मिटा सका। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान अरबी महीने मुहर्रम की 10 तारीख को इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाते हैं। पेश है हमारे संवाददाता नवाजिश मेहंदी की ये रिपोर्ट। नई दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित दरगाह पीर पंजाल में इमाम हुसैन की शहादत की याद में मातमी जुलूस निकाला गया। शोक के प्रतीक काले कपड़े पहने ये लोग अपने इमाम और उनके परिवार द्वारा धर्म और मानवता की खातिर दिए गए महान बलिदान को याद कर रहे हैं। दुनिया की जो जंगें कई लड़ी गई हैं तारीख में, वो इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए और पावर के लिए लड़ी गई, लेकिन सैयद शुहदा की ये करबला की जो जंग है वो समाज की बुराइयों के ख़िलाफ़ और ह्यूमन वैल्यूज़ को ज़िंदा करने के लिए, समाजी इक़्तिदार को ज़िंदा करने के लिए लड़ी गई। और समाजी इक़्तिदार सच्चाई, ईमानदारी, भाईचारगी, मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें जो एक हिंदू की भी ज़रूरत है, जो एक मुसलमान की भी ज़रूरत है, एक सिख की भी ज़रूरत है, एक ईसाई की भी ज़रूरत है। समाज में इन ह्यूमन वैल्यूज़ को ज़िंदा रखने के लिए जिस जंग को लड़ा, उस जंग का नाम है करबला, और वो जंग के सिपाही इमाम हुसैन और उनके साहब।
10 मुहर्रम को इमाम हुसैन ने सत्य, धर्म, न्याय और मानवता को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शहादत को याद करते हुए दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इमाम हुसैन के संदेश को आम करते हैं कि कैसे सत्य, निष्ठा और न्याय के रास्ते पर चलते हुए दुनिया को जीता जा सकता है। कि इमाम हुसैन और असहाब हुसैन ने अपने को तो कुर्बान कर लिया सन 61 हिजरी में, लेकिन आज इमाम हुसैन और असहाब हुसैन के नाम पर पूरी दुनिया में, दुनिया के कोने कोने में आपको इमाम हुसैन और लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या ज़ैनब कहने वाले होंगे। ये इस बात की दलील है कि उन्होंने इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी। तो ठीक है, इमाम हुसैन की कुर्बानी ने दीन को भी बचाया है, चूँकि ये दीन इंसानियत का पैगाम देता है। गौरतलब है कि इस दिन को यौम आशूरा भी कहा जाता है। लगभग 1400 बरस पहले सीरिया के क्रूर शासक यजीद ने मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके 71 साथियों को शहीद कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि हम हजरत इमाम हुसैन के बलिदान को याद करते हैं। न्याय और मानवीय गरिमा के आदर्शों के प्रति उनका साहस और प्रतिबद्धता उल्लेखनीय है। आज ही का दिन यानी 10 मुहर्रम और करबला का मैदान, इमाम हुसैन ने अपने 71 साथियों, जिनमें उनका 6 माह का बेटा अली असगर भी था, जामे शहादत पिया। उनकी कुर्बानी का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने कुर्बानी देकर इस्लाम को बचा लिया। इसलिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा था, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कैमरामैन राहुल के साथ नवादिश मेहदी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्रिकेट की। ब्रिजटाउन में आज भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा। टीम इंडिया अगर दूसरा वनडे जीत जाती है तो सीरीज अपने नाम कर लेगी। ऐसे में वेस्टइंडीज के लिए दूसरा मैच सीरीज बचाने की चुनौती के रूप में होगा। टेस्ट के बाद पहले वनडे में भी वेस्टइंडीज के खिलाफ बुलंद जीत दर्ज करने वाली टीम इंडिया अब जब दूसरे मुकाबले में उतरेगी तो टीम का इरादा सीरीज को सील करने का होगा। पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को चारों खाने चित्त कर दिया। टॉस से लेकर मैच का बॉस बनने तक मैन इन ब्लू का शो परफेक्ट रहा। लेकिन हाँ, 115 रन के छोटे से लक्ष्य का पीछा करने में जिस तरह से भारतीय टीम ने 5 विकेट खो दिए, वो जरूर एक दाग की तरह है। पहले वनडे में बैटिंग ऑर्डर में बदलाव दिखा और कहीं ना कहीं उन बल्लेबाजों को मौका दिया गया जिनके बल्ले से पिछले कुछ समय से रन नहीं आए। अच्छी बात यह रही कि ईशान किशन के बल्ले से 52 रन की पारी सामने आई। हालांकि शुभमन गिल ने जरूर निराश किया। वहीं गेंदबाजी की बात की जाए तो यहां पर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा की जोड़ी कैरिबियाई बल्लेबाजों पर भारी पड़ी। उधर वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम टेस्ट की तरह ही वनडे में भी दिशा नहीं ढूंढ पा रही। अनुभव की कमी और खराब शॉट सिलेक्शन टीम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता दिख रहा है। कप्तान शाई होप की 43 रन की पारी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी बल्लेबाज पिच पर अपनी जमीन ढूंढते दिख रहे हैं। वहीं गेंदबाजी में भी कॉन्फिडेंस की कमी इस टीम में साफ तौर पर झलक रही है। आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 140 वनडे मुकाबले हुए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 71 और वेस्टइंडीज ने 63 मुकाबले जीते हैं, जबकि 4 मुकाबले बेनतीजा रहे हैं, वहीं 2 मुकाबले टाई रहे हैं। भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज की सरजमी पर आखिरी 11 मैचों में से 10 में जीत हासिल की है। बड़ी बात यह है कि भारत ने पिछले 17 साल से वेस्टइंडीज के खिलाफ कोई वनडे सीरीज नहीं गंवाई है। भारत ने लगातार 12 सीरीज पर कब्जा जमाया है। ऐसे में दूसरा वनडे जीतकर भारतीय टीम लगातार 13वीं सीरीज को अपना बनाना चाहेगी, जो वनडे विश्व कप को देखते हुए एक अच्छा मूव रहेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।